क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मिट्टी से उठकर सितारों को छू लेते हैं। आज से 50 साल पहले गुजरात का एक छोटा सा गांव दुंदोराजी, जहां लोग सिर्फ मेहनत करते थे और गरीबी में ही खुश रहना सीख लेते थे। इस गांव में एक परिवार रहता था। वो परिवार इतना गरीब था कि उनके पास एक साइकिल तक नहीं थी। जहाँ भी जाना होता था वो चल कर जाते थे। गाँव में बिजली भी नहीं थी, अंधेरे में ही जिंदगी गुजरती थी। फिर एक दिन आसमान ने धोखा दे दिया, बारिश नहीं हुई। उन गरीब किसानों की फसल सूख चुकी थी। उन लोगों ने दोबारा बोई और दोबारा सूख गई। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, इन हालात में रहने वाला 15 से 16 साल का एक लड़का एक दिन 600 करोड़ की कंपनी का मालिक बन जाएगा। एक ऐसी कंपनी जो आज पेप्सिको जैसी कंपनी की नींदें उड़ाती है। ये कहानी सुनने में बिल्कुल इम्पॉसिबल सी लगती है ना। ये कहानी है 3 भाइयों की, बीखू बाई, कन्नू बाई और चंदू बाई। आप सबकी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल कि ऐसा कैसे हुआ, इसका जवाब इस वीडियो में है। लेकिन क्या आप इस सच को झेलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि ये एक ऐसा सच है जो आपकी सोच को हिला कर रख देगा। जब अकाल ने फसलों को पूरी तरह से तबाह कर दिया था तो चंदू बाई के पिता पोपट बाई वीरानी ने एक बहुत मुश्किल फैसला लिया। उन्होंने अपनी सूखी जमीन बेच दी, अपने तीनों बच्चों को 20,000 रुपए दिए और कहा अब इस गांव में कुछ नहीं रखा, जाओ बाहर जाकर अपनी किस्मत आजमाओ। बीखू बाई, चंदू बाई और कन्नू बाई, ये 3 भाई राजकोट शहर पहुंचे। उनकी जेब में पैसा था और आंखों में बड़े बड़े सपने। आपको ये बात मालूम है, वो तीनों किसान परिवार से थे, तो उन्होंने खेती से जुड़े काम से ही शुरुआत की। फार्म इक्विपमेंट और फर्टिलाइजर का बिजनेस शुरू किया। लेकिन वो 3 मासूम भाई शहर की चालाकी से वाकिफ नहीं थे। एक धोखेबाज ट्रेडर ने उनको नकली सामान बेच दिया और सिर्फ 2 साल में उनका सारे का सारा पैसा डूब गया। उन तीनों का पूरा सपना टूट गया। अब उन तीनों का घर लौटने का रास्ता बंद हो चुका था। अब जो भी करना था राजकोट में ही करना था। लेकिन कैसे? चंदू बाई की पढ़ाई सिर्फ 10वीं क्लास तक की थी। उनको काम मिलना बहुत मुश्किल था। लेकिन बहुत मुश्किलों के बाद उनको एस्ट्रॉन सिनेमा में एक छोटी सी नौकरी मिली, एक कैंटीन बॉय की नौकरी। उनका काम था सिनेमा हॉल में लोगों को खाना सर्व करना। यहाँ आता है उनकी जिंदगी का पहला सबक, कर्म ही धर्म है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये काम छोटा है कि बड़ा है। हर एक काम को ईमानदारी से किया। कैंटीन में खाना सर्व करने के अलावा वो फिल्मों के पोस्टर्स भी चिपकाते थे। कभी कभी टिकट चेक करते थे, कभी ऑडियंस को एंट्री दिलाते थे और कभी उन्होंने एक्स्ट्रा पैसों की डिमांड नहीं की। और रात को शो खत्म होने के बाद सिनेमा घर की जो टूटी हुई कुर्सियां होती है ना, उनको भी ठीक करते थे और बदले में उन्हें सिर्फ खाने में चटनी के साथ छोड़ा फली खाने को मिलती थी। वो तीनों भाई सिर्फ और सिर्फ 90 से 150 रुपए की पगार में गुजारा करते थे। एक दफा तो उनको किराया ना देने पर अपने मकान से रात को छुप कर भागना पड़ा था। लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। चंदू बाई और उनके भाइयों की मेहनत को देखकर उनके एम्प्लॉयर गोविंद खंड ने उनको एक मौका दिया। गोविंद खंड ने कहा अब तुम तीनों लोग ही मेरी पूरी कैंटीन चलाओ। 1976 का साल था। उन तीनों भाइयों को 1000 रुपये महीने पर कॉन्ट्रैक्ट मिल गया कैंटीन का। उस वक्त में अमिताभ बच्चन की कभी कभी मूवी स्क्रीन हो रही थी और उस टाइम पे फिल्म में सिर्फ 5 मिनट का इंटरवल होता था। चंदू बाई को बिजली की स्पीड से ऑर्डर्स लेने होते थे और अगर कोई कस्टमर ऑर्डर देकर सिनेमा हॉल के अंदर चला जाता था तो वो अंधेरे में उसे ढूंढ कर खाना सर्व करते थे। 5 मिनट में स्पीड में काम कर रहा है, इतनी प्रैक्टिस थी। ठीक है, इसमें से कोई आदमी भुला के पैसा अंदर चला जाता था, अंदर जाके ढूंढ लेता। उनकी कस्टमर सर्विस और स्पीड लाजवाब थी। कस्टमर्स के बीच में एक चीज की डिमांड बहुत ज्यादा थी, वेफर्स यानी पोटैटो चिप्स। जो सप्लायर चिप्स देता था वो क्वांटिटी डिमांड पूरी नहीं कर पा रही थी क्योंकि डिलीवरी हमेशा लेट होती थी और उन वेफर्स यानी चिप्स की क्वालिटी भी ठीक नहीं थी। एक सप्लायर बदला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, लेकिन मसला हल नहीं हुआ। सप्लायर, दूसरा सप्लायर, तीसरा सप्लायर, 3 सप्लायर ने लिया, फिर भी रेगुलर माल नहीं मिलता था, क्वालिटी नहीं माल मिल रहा था। ना इन लोगों को रेगुलर माल मिलता था, ना ही क्वालिटी अच्छी होती थी। यहाँ आता है जिंदगी का दूसरा मंत्र। उनको ख्याल आया कि चिंता नहीं चिंतन करना है। उन्होंने सोचा जब कोई दूसरा डिलीवरी वेंडर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सक रहा तो क्यों ना हम खुद ही अपने
वेफर्स बनाए यानी अपने पोटैटो चिप्स बनाए। और अब आ चुका है साल 1982। उनको गांव से आए हुए 6 साल से ज्यादा हो चुके हैं और तीनों भाई को कैंटीन में काम करते हुए भी काफी टाइम गुजर चुका है। अभी भी उनके माइंड में वही ख्याल है, अपने वेफर्स बनाने वाला। और अब तक उनका पूरा परिवार भी गाँव छोड़कर राजकोट आ चुका है। इन लोगों ने खुद का मकान भी ले लिया है। उनका परिवार सिनेमा की कैंटीन में मसाला सैंडविच भी सप्लाई करता था, लेकिन सैंडविच बहुत जल्दी खराब हो जाते थे और वेफर्स लंबा टाइम चलते थे और वेफर्स को पैक करके आप कहीं भी ले जा सकते थे। और यहाँ आता है उनका तीसरा लाइफ लेसन, कूद पड़ो मतलब जम खा लो। और चंदू भाई कहते हैं कि ज्यादा पढ़े लिखे लोग ओवर थिंकिंग करते हैं कि ज्यादा पढ़े लिखे लोग बिजनेस नहीं कर सकेंगे। उसको ज्यादा विचार आएगा, ये करेंगे ऐसा होगा, वैसा करेंगे, वो होगा, वो करेंगे तो ये होगा। ये सोचते डर जाएंगे, कूद जाओ। ज्यादा पढ़े लिखे लोग सोचते रह जाते हैं कि ऐसा किया तो वो हो जाएगा, अगर वैसा किया तो क्या होगा, और एक्शन नहीं ले पाते। और चंदू भाई ने सोचा अब बस कूद जाओ। उन्होंने अपने ही घर के आंगन में एक शेड लगाया और एक बड़ी सी कढ़ाई चढ़ा दी। उस टाइम पर आलू छीलने और काटने वाली मशीन 10,000 की थी। वो चंदू भाई बहुत स्मार्ट थे, उन्होंने वैसी ही मशीन सिर्फ 5,000 में बनवा ली। उनकी टोटल लगभग इन्वेस्टमेंट लगी 10,000 के करीब, शेड लगाने में और मशीन बनवाने में। और उनको वेफर्स बनाने का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था, सिर्फ एक आइडिया आया था। और कैंटीन का काम खत्म होने के बाद वो रात भर बैठ कर एक्सपेरिमेंट्स करते थे चिप्स के ऊपर, चिप्स यानी वेफर्स। फिर लोगों ने सोचा और एक लड़का हायर किया, लेकिन वो भी काम पर नहीं आता था। तो चंदू भाई खुद ही रात भर बैठ कर चिप्स फ्राई करते थे। शुरुआत में बहुत ज्यादा वेस्ट होता था, पर उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। धीरे धीरे उन्होंने अपना परफेक्ट ऑथेंटिक पोटैटो वेफर बना लिया, जिसका स्वाद लोगों को बहुत पसंद आया। अब तक इन भाइयों के पास 3 अलग अलग कैंटीन्स थी। इन लोगों ने अपनी ही कैंटीन में सप्लाई करने के अलावा बाहर भी सप्लाई करना शुरू किया। 25 से 30 दुकानदारों को अपने चिप्स के पैकेट्स दिए। और अब आ चुका था साल 1984। उन्होंने फाइनली अपने चिप्स के लिए एक ब्रांड नेम पिक किया, बालाजी वेफर्स। क्योंकि सिनेमा हॉल की कैंटीन में हनुमान जी का एक छोटा सा मंदिर भी था, वहीं से इन्हें ये इंस्पिरेशन मिली। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर कुछ समय बाद एक बहुत बड़ी मुसीबत आई। दुकानदार जिनको ये लोग चिप्स सप्लाई करते थे वो उनको तंग करने लग गए। आधे खाए हुए चिप्स के पैकेट्स वापस कर देते थे, कहते थे ये तो बासी हैं। और चंदू भाई जब पेमेंट लेने जाते थे तो दुकानदार उनको अक्सर फटे हुए नोट देते थे, कभी झूठ बोलते थे कि हमने तो तुम्हें पहले ही पैसे दे दिए हैं। लेकिन चंदू भाई के लिए चिंता नहीं, चिंतन का मौका था। उन्होंने अपने भाइयों के साथ साइकिल पर वेफर्स का थैला बांधा और राजकोट के दूर दराज गांव और कस्बों में निकल पड़े। कुछ टाइम बाद मोटरसाइकिल और रिक्शा में भी सेम काम किया। उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि अपने वेफर्स को कस्टमर तक पहुंचाना। उनकी क्वालिटी और टेस्ट कस्टमर को खुद ब खुद जोड़े रखता था। अगले ही कुछ सालों में पूरे शहर में उनका नाम हो गया। ये लोग अब महीने के 20 से 30 हजार कमा रहे थे। डिमांड इतनी बढ़ चुकी थी कि 1989 में उन लोगों ने 50 लाख का लोन लिया बैंक से और राजकोट के इंडस्ट्रियल एरिया में एक प्लांट लगाया। ये उस टाइम पे गुजरात का सबसे बड़ा वेफर प्लांट था। लेकिन मुसीबत अभी भी उनके पीछे थी। प्लांट की नई मशीनें ठीक से काम नहीं कर रही थी। कंपनी के इंजीनियर्स को बुलाते तो हर टाइम एक बड़ा बिल थमा देते हाथों में। चंदू भाई ने अब खुद ही मशीन को स्टडी किया और खुद से उन मशीनों की मरम्मत करने लगे। 10वीं पास चंदू भाई अब पार्ट टाइम इंजीनियर बन चुके थे। कुछ साल बाद ये बिजनेस बालाजी वेफर प्राइवेट लिमिटेड बन गया। बीखू भाई, कन्नू भाई और चंदू भाई इसके डायरेक्टर्स थे। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब बालाजी वेफर्स का नाम हर तरफ गूंजने लगा तो एक बड़ी कंपनी ने उनको खरीदने के लिए ऑफर दी, पेप्सिको जैसी मल्टीनेशनल कंपनी ने। लेकिन चंदू भाई ने ये ऑफर ठुकरा दिया। और जब ये बात चल रही थी तो चंदू भाई के पास 500 से ज्यादा लेटर्स आए। नहीं मानोगे 500 लेटर आया। आप हम बालाजी से जुड़े हुए हैं सालों से। लोगों ने लिखा था हम लोग बालाजी वेफर खा के बड़े हुए हैं, अगर आपने इसे किसी बड़ी कंपनी को बेच दिया तो वो इसका दाम बढ़ा देगी और टेस्ट भी शायद ये नहीं रहेगा। अगर आप किसी MNC कंपनी को दे देंगे तो रेट बढ़ना आप सारा बढ़ा देंगे, ये ऐसा होगा, हम तो चिप्स खा के बड़े हुए। चंदू भाई ने कहा कि अगर उन्होंने हमें पार्टनरशिप ऑफर की होती तो हम ले सकते थे। 5 से 10% का
उनको ऑफर दे सकते थे, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। उन्होंने सोचा कि गवर्नेंस और एक्सपेंशन सीखने के लिए पेप्सी को एक अच्छा पार्टनर है, लेकिन बाद में उन्होंने ये सब खुद सीख लिया। एक स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल को हायर किया। पहले कंपनी में मैक्सिमम सैलरी 25 लाख थी, लेकिन अब 1.5 करोड़ के पैकेज पर लोगों को हायर करना स्टार्ट किया। फिर हमने 1.5 करोड़ में साल में एक पुणे से आदमी टंकी प्रोजेक्ट वाला एक लाया। IPO रिलीज करने का प्लान भी कैंसिल कर दिया। उनका सोचना ये है कि जिस तरह पानी में तरंग आगे बढ़ती है, वो भी इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। गुजरात में उन्होंने अपना किला इतना मजबूत कर लिया, जहां पर अंकल चिप्स से लेकर पेप्सिको के लेस चिप्स भी उनको टक्कर नहीं दे पाए। 2009 में इकोनॉमिक्स टाइम ने रिपोर्ट किया कि लेस और हल्दीराम वाले उनके पास सीखने के लिए आए। लेस ने कहा कि बालाजी के वेफर्स के ऑपरेशंस की एफिशिएंसी और सिंपलिसिटी को देखकर वो हैरान हैं। उनके ऑपरेशन का कीवर्ड है सेटिस्फेक्शन। सप्लाई चेन में जितने भी लोग हैं, सबको सेटिस्फाइड रखना। सप्लायर्स ने क्वालिटी वाला कच्चा माल खरीदना और टाइम पर पेमेंट करना। चंदू बाई ने द प्रिंट को बताया कि उनके 2000 से ज्यादा सप्लायर्स हैं और उनमें से 80% किसान हैं। वो कहते हैं कि बिजनेस सिर्फ अपने लिए नहीं होता, आस पास सभी लोगों की मदद करनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स, रिटेलर्स के साथ उनके इतने क्लोज कनेक्शंस हैं कि कोई भी उनसे डायरेक्टली आकर मिल सकता है, बातचीत भी कर सकता है। वो गर्व से कहते हैं कि उनके साथ लोकल छोटे मोटे डीलर्स की भी दौलत बढ़ती है। उन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की मदद के लिए एक डीलर मैनेजमेंट सिस्टम भी बनाया। बोरिंग टास्क जैसे कि रिकॉर्ड कीपिंग को ऑटोमेट किया, बिलिंग में ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दी। अब उनका 5वां लाइफ लेसन आता है, सेल्स नहीं सर्विस। चंदू बाई कहते हैं कि सेल्स का मतलब कस्टमर्स पर पुश करना होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। कस्टमर्स को उनका प्रोडक्ट इतना पसंद आता है कि खुद ब खुद डिमांड आने लग जाती है और वो उसी हिसाब से सर्विस भी देते हैं। सेल करने का हमारे डिक्शनरी में शब्द नहीं है। सेल मतलब जबरदस्ती बेचो, उसको सेल बोलते हैं। सर्विस दो, सर्विस क्यों दो कि माल तो खत्म हो जाता है, कंज्यूम करता है सर्विस। और वो कहते हैं सेल्स नाम का हमारी डिक्शनरी में वर्ड ही नहीं है, वो कहते हैं सर्विस दो। यानी उनको डीलर्स को माल सिर्फ बेचना नहीं होता, अच्छी डिलीवरी देनी होती है। वो कहते हैं कि लोग सिर्फ लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, लेकिन आप नारायण नारायण करते हुए अपना काम करते रहो। जहाँ नारायण है वहाँ लक्ष्मी अपने आप चल के आएगी। लोगों को जोड़ने से ये हो जाता है, नारायण नारायण करते रहो, लक्ष्मी अपने आप आती। और आज के दिन तक बालाजी वेफर्स का प्रॉफिट बढ़ता ही जा रहा है। पूरे इंडिया में अब उनकी 4 बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं। गुजरात में राजकोट और वसद, मध्य प्रदेश में इंदौर और उत्तर प्रदेश में लखनऊ। चिप्स के अलावा वो 50 से ज्यादा और स्नैक्स भी सेल करते हैं। 14 स्टेट्स में उनकी मौजूदगी है और इसके अलावा UAE, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में भी उनका सामान एक्सपोर्ट होता है। पूरे देश भर में वो पेप्सिको और हल्दीराम के बाद तीसरे नंबर पर हैं, जबकि वेस्टर्न इंडिया में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान वो एक डोमिनेंट प्लेयर हैं। आज भी बालाजी वेफर्स एक फैमिली बिजनेस है। चंदू बाई के भाई उनके साथ जुड़े हैं। अब उनके भाई और उनके बेटे कमान संभाल रहे हैं। क्या कभी इन भाइयों के बीच में कोई लड़ाई हुई? इस पर चंदू बाई कहते हैं, महाभारत में मेरा मेरा करते रहे और सब मारे गए। मेरा 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 सबको मार दिया। हमारा इतिहास है भारत का, रामायण। तेरा तेरा तेरे इसको तार दी। भले ही कोई गलती कर दे, लेकिन आप किसी पर उंगली मत उठाओ। ये ध्यान रखो कि सब एक टीम में हैं और सब मिलकर काम कर रहे हैं। कुछ भी हो, किसी का दिल नहीं टूटना चाहिए। वो कहते हैं कि मान लो कि 1/0 और 2 हीरो हैं, लेकिन जब एक के पीछे 3 जीरो लगते हैं तो 1000 बन जाता है। वाह क्या मिसाल है। यानी जिसकी जो स्ट्रेंथ है उससे इस्तेमाल किया जाए और मिलजुल कर काम किया जाए। उनकी फैमिली आज भी दोपहर को 1 बजे एक बड़ी सी डाइनिंग टेबल पर साथ में बैठकर लंच करती है। चंदू बाई कहते हैं कि हमने खुद चुन चुन कर माल खरीदा है, प्रोसेसिंग की, उसको फ्राई किया, मसाला डालकर पैकिंग की, बाइक से बेचा, रिक्शा और टेम्पो से बेचा, फिर लोगों को जोड़ा
और जुड़ते जुड़ते लाखों लोग जुड़ गए, क्योंकि हमने हर चीज को सीखा, अपने बिजनेस में हर चीज खुद से की, तभी हमें आज हर चीज की समझ है। तो आप भी दोस्तों अपने कर्म को धर्म मानते हुए ईमानदारी से काम कीजिए, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को ढूंढे, मार्केट रिसर्च करने के बाद ठीक लगे तो उसमें जंप कीजिए और एक धुन के साथ बिजनेस को चलाएं। अपने साथ काम करने वालों को भी सेटिस्फाइड रखिए, कस्टमर को अफोर्डेबल प्राइस पर अच्छा प्रोडक्ट दीजिए। बीच में मुश्किलात आएंगी, कहाँ नहीं आती, लेकिन आपको चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है। आपका क्या सपना है और इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला, कमेंट में जरूर लिखकर बताएं। और अगर आपको एक कहानी इंस्पायरेशन लगी तो दोस्तों इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी ही इंस्पायरेशन वाली, इंफॉर्मेटिव वाली और वीडियोस आती रहेंगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में।